नमस्कार दोस्तों। ख्वाहिशें, क्या सोचते हैं आप ख्वाहिशों के बारे में? मेरा तो ये मानना है कि इंसान आए दिन रोज कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर करता है, चाहे वो खुद से करे या किसी अपने से, अपने चाहने वाले से या फिर अपने नफरत करने वाले से। ख्वाहिश के बिना इंसान तो जिंदा रह ही नहीं सकता। ख्वाहिश एक ऐसी चीज होती है ना, जो पूरी भी हो सकती है, आधी अधूरी भी रह सकती है, तो कई बार हमारे अंदर ही दब कर रह जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस भूतिया वीडियो की स्टार्टिंग में मैं फिलॉसफी वाली बातें क्यों कर रहा हूं। फिलॉसफी वाली बातें नहीं है भाई, आज का हमारा जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर निर्भर है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ये कह रहा था। चलो ये तो हो गई इधर उधर की बात। अभी से कुछ साल पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में और जानते हैं वो ख्वाहिश वाली खौफनाक घटना की कहानी। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला और उनके पति देव रहते थे। इनके लड़के बच्चे सब थे, लेकिन वो बाहर दूर दराज कहीं कहीं रहते थे। कोई दिल्ली चले गया, कोई मुंबई चले गया, तो कोई पटना चले गया। ऐसे सब अपनी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन ये जो वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष थे, यानी ये जो आदमी औरत थे, ये दोनों अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए शहर में रह रहे इनके बच्चों को, नाती पोतों को जब कभी भी समय मिलता था, वो गांव में आ जाते थे और इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। इनका हम कुछ नाम रख देते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत। इनका नाम रख देते हैं ललिता देवी। ललिता देवी से जरूर आकर मिलते थे, ललिता देवी के पति से भी मिलते थे ऑब्वियसली। ऐसे कुछ साल पहले की बात है भाई। दिल्ली में ना राकेश नाम का एक लड़का रहता था, जो इनका नाती था। वो काफी समय से इनसे मिला नहीं था, तो ऐसे ही अपने घर में बोलता है कि मैं जा रहा हूं यार नानी से मिलने के लिए, पता नहीं उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो ना इसके मामा ने इसको रोके, बोले बेटा रुकना, दरअसल मेरी माँ यानी कि तेरी नानी बहुत दिन से ये ख्वाहिश कर रही थी कि उसको सोने की एक चेन चाहिए। मैंने बनवाया हूँ उसके लिए अच्छी सी चेन, तो जाकर मेरी माँ को दे देना ना, वो बहुत खुश हो जाएगी, तुझे खुशी से गले लगा लेगी। इसने बोला कि ठीक है मामा दे दो। मामा ने दे दी इसको वो सोने की चेन, और ये लेकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के उस गाँव में निकल पड़ा अपनी नानी माँ से मिलने। अपनी नानी से मिला है और दिखाया कि नानी देखो, आपके बेटे यानी मेरे मामा ने कितनी सुंदर चेन आपको दिए हैं, क्या इतना ख्वाहिश ख्वाहिश करती रहती हो, आज हो गई ना पूरी ख्वाहिश। नानी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसके भी दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे। राकेश अपने नाना नानी को खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर उसकी कुछ दोस्ती भी हो गई थी, तो अपने दोस्तों यारों से भी मिलता था, घूमने फिरने जाता था। अब ऐसे ही राकेश ने प्लान बनाया कि अब बहुत घूम लिया गांव में, नाना नानी सब अच्छे हैं, उनकी स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो मैं भी अब निकल पड़ता हूँ, हो गया अभी मिलना। वो निकलने ही वाला था अगले दिन, मतलब आज रात हो चुकी, अगले दिन निकलने वाला था, खाना खा पी के सोए हुए हैं कि अचानक से 2 बजे के आसपास इसकी नानी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है उसको। ये घबरा कर उठ जाता है, अरे नानी को क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। वो भागकर नानी के कमरे में पहुंचा तो क्या पाया कि नानी रो रही है और दरवाजे की तरफ बार बार इशारा कर रही है। नानी क्या हो गया, बोलो तो सही। नानी बोलती है मेरी सोने की चेन वो आदमी खींच कर भागा है, पकड़ उसको। ये घबरा गया कि अरे ऐसे घर पे कौन घुस गया और नानी की सोने की चेन किसने खींच कर भागा है, मैं जाकर देख के आता हूं भला। वो जल्दी जल्दी दौड़ कर गया और देखा बाहर, लेकिन बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लिटरली कोई भी नहीं। कोई आया कोई भागा, किसी के आने जाने कोई नामो निशानी नहीं। इनका जो गेट था एक लोहे का, लगभग 6 फीट का गेट रहा होगा, जो मेन गेट था इनके आंगन के बाहर वाला मेन गेट, वो गेट भी बंद ही था। इतनी जल्दी कोई कैसे भाग गया इसको समझ में नहीं आया। ये नानी के पास आया, नानी पक्का कोई लेकर भागा, मुझे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया और अपना गेट भी बंद है लोहे वाला, उसमें ताला भी लगा हुआ है, कैसे कोई भाग सकता है। नानी इतनी तेज बोलती अरे नहीं आया था कोई, वो लेके भागा है। और अब नानी रोना शुरू कर दी, नॉन स्टॉप रो रही है, पूरी रात रोती रही। यहाँ पे नाना जी भी नानी को चुप करा रहे हैं, लेकिन चुप ही नहीं हो रही है। पूरी रात ऐसे ही कट गई। अब अगला दिन निकला, अगले दिन भी वो रोती रही रोती रही रोती रही। ऐसे करके 3-4 दिन बीत गए और नानी का रोना बंद ही नहीं हुआ। नानी ने खाना पीना पूरी तरीके से छोड़ दी, सिर्फ बोलती मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, मेरे पास अच्छी चेन होती, मैं मरती तो उस चेन को पहने पहने मरती, मेरी वो ख्वाहिश उस चोर ने खत्म करके रख दिया। मैं उसको, वो कभी खुश नहीं रहेगा, मेरा श्राप लगेगा उसको।
नानी हर टाइम ऐसे ही रोती रहती और आखिरी शब्द नानी के ये थे कि मैं जानती हूँ वो चेन किसने चोरी किया है, कोई मुझे ला कर दे दो। ऐसा बोल के नानी अपने सोफे से ऐसा अपने नीचे तरफ गिरी है। और अचानक से मतलब उसने सुना राकेश घर पे ही था। उसने सुना कि नानी अभी तो इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, अभी सोफे में लेट के अचानक से चुप कैसे हो गई। उसको डर लगा, उसको शक हुआ, 3-4 दिन से नानी ने खाना भी नहीं खाई है। वो जल्दी जल्दी नानी के पास गया, नानी के नब्ज चेक किया, नानी की मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। हालांकि इसके जाने की प्लानिंग तो बहुत पहले ही थी, लेकिन वो चोर ने चोरी कर लिया था चेन। इस चक्कर में, नानी को संभालने के चक्कर में ये और रुक गया था। फिर सोचा था 1-2 दिन में निकल ही जाऊंगा, लेकिन अब नानी के साथ ऐसा हो गया। इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसने फ़ोन किया दिल्ली में अपने मम्मी पापा को, अपने मामा को, सबको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया नानी के साथ, आप लोग जल्दी से आ जाओ। सब लोग आए हैं, नानी का अंतिम संस्कार हुआ है। और सब लोगों को ऐसा लगा कि यार बेचारी कितनी हंसती खेलती थी, हेल्दी थी, फिट थी, कैसे अचानक से चली गई। चलो अब क्या कर सकते हैं, उम्र का भी तकाजा होता है कई बार। अब क्या होता है ना, उनका अंतिम संस्कार तो आज हुआ समझ लो। आज बहुत सारे मेहमान थे उनके घर पे, आने वाले 13 दिन तक पूरे मेहमान रहे, क्योंकि इनकी 13वीं जो होनी थी। 13वीं के बाद सब जो दूसरे दूर दूर के लोग थे वो निकल गए। अब घर घर के लोग बचे, लेकिन घर घर के भी लोग थोड़े ज़्यादा रहते हैं ना भैया। वो नानी है, उनके 2-3 बच्चे रहे होंगे, उनके बच्चे रहे होंगे, तो सब लोग थे। इतनी जल्दी छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि नाना जी अकेले हो गए थे। ललिता देवी की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे बूढ़े आदमी को छोड़ के कैसे अचानक से चले जाएं। तो रुके हुए थे सब लोग। और जितने भी बच्चे लोग, यानी हम उम्र के जो बच्चे लोग थे, जैसे राकेश हो गया, राकेश के कज़िन ब्रदर्स, कज़िन सिस्टर्स हो गए, ये लोग ना घर के छत में जाकर सो रहे थे गद्दा लगा के। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई अभी 15 दिन हो चुके हैं आई थिंक। वो बढ़िया से सो रहे हैं। रात के 1:30 बजे के आसपास राकेश को वॉशरूम आई। छत में इनका कोई वॉशरूम नहीं बना हुआ था। इसने बोला मैं कर आता हूँ, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। ये छत से उतरा है और जैसे ही पीछे वाले आंगन की तरफ वॉशरूम को दरवाज़ा खोला ही है, तो इसको ना पीछे तरफ से नानी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये झटके में पलट कर देखा तो नानी तो नहीं है, लेकिन नानी जैसा रोती थी ना, सेम वही आवाज़ थी। तो ये सुन के समझ गया था ये नानी की रोने की आवाज़ है। ये पलट कर देखा, थोड़ा डर गया ना, ये कैसे हो सकता है। फिर 1 सेकंड के लिए दिमाग में आया, नहीं यार ये वहम होगा, नानी की मृत्यु हो चुकी है, छोड़ो। दरवाज़ा बंद किया, वॉशरूम किया ही है, इसका काम हुआ ही है। वापस से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने ही वाला था, दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया था खोलने के लिए, कि लिटरली वो वापस से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये खोलता खोलता रुक गया और बाहर से ये भी आवाज़ आई, मेरी सोने की चेन किसने लिया है मुझे पता है, कोई ला कर दे दो। ये लिटरली ना वहां पर कांपने लगा था, इसके हाथ पैर सब कांप गए थे। ये चाहकर भी अब वो दरवाजा खोल नहीं सकता था, ये बाथरूम में ही खड़ा रहा। इतना डर लगा इसको। लगातार बाहर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगभग 20-25 मिनट हो गए, वही आवाज आ रही है। 1 मिनट तक मैक्सिमम आवाज़ आए तो ये कह सकते हैं नींद की वजह से हो रहा है, रात का वक्त है, कोई मजाक कर रहा होगा। 20-25 मिनट तक वही आवाज़ आई तो इसको बहुत कंफर्म हो गया ये नानी है। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं लिटरली। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अब डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो जितने छत में लोग सो रहे थे ना, सब भाग कर आ गए, अरे क्या हो गया राकेश, ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। बाथरूम का दरवाज़ा खोले, राकेश अंदर एकदम डरा हुआ काँप रहा था। अब वो रोने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लोगों की आवाज़ आई तो राकेश बाहर निकला और सभी को सारी बात बता दिया। तो इसमें कोई भी उसका ट्रस्ट नहीं किए, यही बात बोले क्या बोल रहे हैं यार, तेरा वहम होगा। और इसको मालूम था, और जो भी क्लियरली इस चीज़ को सुनेगा और समझना चाहेगा वो तो यही कहेगा 20-25 मिनट तक किसी को वहम नहीं होता है। राकेश को सचमुच में नानी की आवाज़ सुनाई दी थी। खैर ये वाला दिन कट जाता है और राकेश के मम्मी पापा ये डिसाइड करते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम लगभग 1 महीने और रुकेंगे। जिसको जिसको अपना काम है, जॉब है, बिजनेस है, वो लोग चले जाएं। तो राकेश वहाँ पर रुक गया और फिर आखिरकार राकेश के मामा भी वहाँ पर रुकने के लिए कन्विंस हो गए, जिन्होंने वो चेन खरीदे हुए थे अपनी माँ के लिए, वही वाले मामा। तो अब ऐसे ही करते करते ना 4 और 5 दिन बीते हैं। इन 4-5 दिनों में राकेश को कई बार अपनी नानी की रोने की आवाज़ सुनाई देती, कई बार नानी सपने में दिखाई देती, तो कई बार नानी इसको मतलब कान में फुसफुसाते हुए भी सुनाई देती कि मेरी सोने की चेन ला दे,
तूने ही लेके आया था ना, तू ही वापस लेके आ जा, मुझे पता है किसने चोरी किया है। ये बहुत डर था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसी को बताता हूँ तो मेरी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये जो बड़ा वाला कांड हुआ था बाथरूम वाला, उस कांड के ठीक 5-6 दिन बाद इनके घर का रात के 10:30-11 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। नानी के घर पे सब लोग रुके हुए हैं ना, सब घबरा गए कि इतनी रात में गांव में ऐसे आते नहीं है, लोग सो जाते हैं। कौन है? दरवाज़ा खोले तो भजनलाल नाम का आदमी सामने खड़ा हुआ है। भजनलाल दरअसल इनके 4 घर आगे ही रहता था और वो बड़ा परेशान सा दिख रहा है। धोती पहना हुआ है और हाफ वाली बनियान पहना हुआ है और ठंड से ठिठुर रहा है। बोले क्या हो गया भजनलाल, इतनी ठंड तो नहीं है जितना तुम ठिठुर रहे हो। ये बोला नहीं नहीं, मैं ठंड से नहीं ठिठुर रहा हूँ, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं अंदर आऊँ क्या? मतलब राकेश के मामा को ऐसा बोला। राकेश के मामा ने बोले आओ अंदर आओ भाई। वो अंदर आया, बैठा, नानी माँ की फ़ोटो सामने लगी हुई है, उनके सामने प्रणाम किए और बहुत रोए बहुत रोए। तो सब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये भजनलाल को अचानक से कौन सा लगाव उठ गया इनसे। इनकी जब मृत्यु हुई थी तब भी भजनलाल आया नहीं था, बाहर खड़े होकर देख रहा था, अंतिम संस्कार के टाइम में भी हमारे साथ गया नहीं था। तो इतने दिन बाद, मृत्यु के लगभग 20 दिन बाद, इसको कौन सा ऐसा प्रेम उमड़ पड़ रहा है? बहुत रो रहा है बहुत रो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बोलता है मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। ऐसा बोल के वो उठा है, बोला ठीक है मैं निकलता हूँ बोल के वो इनके घर से बाहर निकला ही है। 4 कदम आगे बढ़ा होगा, इनके घर के 4 कदम आगे एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल के पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा है, इसको पीछे से कोई आवाज़ सुनाई थी। सच बताऊं, अभी बता दे रहा हूँ, वो आवाज़ ललिता देवी की ही थी, मतलब नानी की ही आवाज़ थी। वो घबरा कर पीछे पलट कर देखा। वो जैसे पीछे घर की तरफ पीछे पलट कर देखा, उसको लगा कि किसी की आवाज़ आई तो घर की तरफ से ही आई होगी ना, मैं वहीं से निकला हूँ अभी। वो पीछे पलट कर देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। और एक आवाज़ फिर से आई कि उधर क्या देख रहा है, ऊपर देख। ये ऊपर देखा है, इसको लिटरली नानी माँ रोती हुई दिखाई दी है। उनको देखकर बेहोश, वहीं पर बेहोश। अब सब लोग, मतलब उसे गिरने विरने की आवाज़ आई होगी, कुछ नीचे कचरा वचरा रहा होगा, लकड़ी वकड़ी रही होगी, कुछ डब्बा अब्बा गिरा होगा उसे गिरने के साथ। तो अंदर जो लोग थे सब भागते हुए आए कि अरे अभी तो भजनलाल निकला था घर से, ऐसा कैसा बेहोश होकर गिर पड़ा, क्या हो गया? तो सब लोग बाहर आए तो देखे कि ऐसा बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको होश होश में लाए और बोले भजनलाल क्या हो गया? तो भजनलाल भागा है बिना किसी कुछ बोले हुए, मतलब होश में आते से ही भागा है नॉन स्टॉप। और वो अपने घर की तरफ नहीं, खेत की तरफ भागा। बोले इसको क्या हो गया, ठीक तो है ना? तो राकेश को बोले राकेश जा भजनलाल के घर पे बोल दे वो खेत की तरफ बड़े अजीब तरीके से भागा है। राकेश गया, राकेश ने भजनलाल की पत्नी थी उनको सारी बात बोला। वो बड़ी परेशान हुई और वो खेत की तरफ भागी। राकेश भी देखता रह गया। वो घर पे आया और अपने मामा को बताया, मामा मुझे कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अजीब हो रहा है ना? मामा ने बोले हाँ अजीब तो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चले क्या अपन लोग भी खेत की तरफ, जिस तरफ भजनलाल और उसकी पत्नी गए हैं। ये लोग भागते भागते वहां पर पहुंचे खेत में, भाई लालटेन टॉर्च सब लेकर पहुंचे थे। जैसे ही एक पॉइंट में आके रुके तो क्या देख रहे हैं कि भजनलाल, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मेरे सामने फिर से मत आना, मैं मर जाऊंगा तुमको देख के। तुम्हारी सोने की चेन अब मेरे पास नहीं है। हाँ मैंने चुराया था, लेकिन अब मैं उसे बेचकर खा गया हूं, मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, मैं तुम्हारी चेन नहीं दे सकता। ऐसा बोल के वो बेहोश होके मुंह के बल फिर से गिर गया। इन लोगों ने सभी ने ये नज़ारा देखे और भजनलाल की पत्नी भी साइड में खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। सब समझ गए मामला क्या था। किसी को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ भजनलाल को ही दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है आप समझ सकते हैं। भजनलाल को उठाया गया, घर पर लाया गया, फिर भजनलाल होश में आया, डॉक्टर को बुला के, रात हो रही है अभी, बहुत रात में चल रहे हैं सब सीन। भजनलाल बता रहा है कि जी हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने ही चोरी करके भागा था वो चेन। लेकिन सच बता रहा हूँ, जिस दिन से उनकी मृत्यु हुई ना, तब से वो मुझे रोज़ रात में दिखाई देती है। कभी मेरे बिस्तर के पास तो कभी मेरे सर के पास बैठी रहती है, कभी मेरे सीने पे आके बैठ जाती है तो कभी मेरे बाथरूम में रहती है, कभी छत में तो कभी मेरे खेत में। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पे मुझे दिखाई देती है। मेरा दिमागी संतुलन खोता जा रहा है। अपनी माँ को बोलो कि वापस चली जाए, मेरे पास कोई चेन नहीं है, मैं बेच के अपना कर्जा चुका दिया हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था, मैंने बुढ़िया की चेन चुरा के इतनी बड़ी गलती कर दिया, मेरे को नहीं मालूम था। ऐसा बोल के फूट फूट के रोने लगा। और ये आखिरी बार था जब भजनलाल ने कुछ ढंग से बोला था। इस दिन के बाद से
भजन लाल की दिमागी स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। जी हाँ, भजन लाल ने इतनी बड़ी गलती किया जिसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। एक तो नानी माँ के पूरे परिवार को तो खैर उतना नहीं पड़ा होगा, लेकिन नानी माँ के जो पतिदेव थे, बूढ़े बेचारे जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उनको, भजन लाल को खुद को, भजन लाल की पत्नी को, भजन लाल की एक बेटी थी उसको, एक इसके लालच ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कितने लोगों की जिंदगी खत्म करके रख दिया। भजन लाल आज पूरी तरह से पागल है और गांव का हर एक व्यक्ति जानता है कि उसके साथ ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राकेश ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि सर पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे घर में एक इस लेवल का कांड हुआ है, ताकि सभी को सीख मिले कि लालच सचमुच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बला है। जितना हो सके लालच से दूर ही रहे। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।